बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको और आपके चैनल जोहार एक्सप्रेस को भी जोहार भेजिए। आज जो बैठक रखी गई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या निर्णय हुआ? जी, अभी तो निर्णय चल रहा है। यहाँ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा हैं, जो 8 विधानसभा में लगभग साथी यहाँ आए हुए हैं। अब हम तो परिषद के तौर पर आए हैं, यहाँ के साथ ही निर्णय करेंगे कौन लोकसभा उम्मीदवार उनका होना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रणाली के तहत अभी मत चल रहा है और गिनती में जो सामने आएगा राज्य व्यवस्था में, हम लोग उसके साथ हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो भी हैं वो भी उनके साथ हैं। आज रतलाम बैठी थी और इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और किन राज्यों में चुनाव लड़ रही है? जी, राजस्थान के अंदर लगभग हम 8 से 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर और दादरा नगर हवेली के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। क्या लगता है कितनी सीट निकल पाएगी? अब वो तो हमारे आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जितने भी लोग हैं, जितने हमारे यूथ कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में जाएंगे और कमल कांग्रेस की सच्चाई को अवगत कराते हैं, उतने अधिक सीटों पर हम फोकस करके निकल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय पार्टी को चौंका देंगे कि इस बार बाप का खौफ जोरदार रहा है। भारत आदिवासी पार्टी की जो एक प्रणाली है, सिलेक्शन प्रणाली, वो कैसे उसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, ये सिलेक्शन प्रणाली उस विधानसभा उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले कार्यकर्ता ही मिलकर जजम पर तय करते हैं कि जैसे आपका लोकसभा में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा के कार्यकर्ता। अब यूँ देखा जाए तो कमल कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करते हैं। जयपुर, दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर ऐसे इलाकों में बैठे हुए नेताओं से टिकट लेके आते हैं। उसके लिए उनको पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, पर उन नेताओं को ये मालूम नहीं कि धरातल पर उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। या तो कोई पैसों से खरीदता है या फिर किसी और तरीके से खरीदता है, टिकट लेके आता है। अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ, आपका ये झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम डिस्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ धरातल पर कौन अच्छा है, किसने यहाँ पे मेहनत करी है, किसका चरित्र अच्छा है, कौन व्यवहार में यहाँ के जनता के लिए कौन सही हो सकता है। ऐसा तो सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन जनता के उम्मीदों पर खरा कौन उतर सकता है, ये फैसला यहाँ के लोग करेंगे। इसलिए हमने निर्णय भी इनके ऊपर थोपा है कि बैठेंगे, बैठ के एक अनुपातिक तरीके से हर विधानसभा से एक अनुपात में कुछ व्यक्ति आएंगे। जो व्यक्ति आएंगे वोटिंग करने के लिए, वो भी उनकी विधानसभा में आम राय से उनके सामने भेजेंगे और वो मिलकर वोट करेंगे। और उनकी सहमति से जो कोई कैंडिडेट आता है, समाज हित में, हम सबके हित में और इस लोकसभा के हित में, आने वाले देश और समाज के भविष्य के लिए जो भी सही है, हम उसके साथ करेंगे। जब से देश आज़ाद हुआ तब से दो पार्टियों ने बारी बारी से राज किया, कांग्रेस और भाजपा ने। तो और भी नेशनल पार्टियां कई सारी है, तो भारत आदिवासी पार्टी को और जो कार्यकर्ता हैं उनके एक अलग से पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कमल कांग्रेस कहेंगे अपन इसको, अलग अलग नहीं कहेंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, आप सबने अखबारों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा कि दोनों पार्टियां एक होकर लड़ी है। चाहे वो डूंगरपुर का जिला प्रमुख बनाया, वो भी देखा होगा। तीसरी बात यह है कि आज तक आदिवासी के वोट बैंक को इन्होंने बटोरा है, हमारे मूल मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और दोनों ही पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू हैं और धीरे धीरे हमारे अधिकारों को लूटा, हमारी जल जंगल जमीन पर प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि विकास के करेंगे और विकास के नाम पर विनाश किया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो, केवड़िया का आंदोलन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हजारों लोगों को विस्थापित किया, पर उसके लिए वापस कहाँ रखे जगह नहीं तय की गई। उसी प्रकार से कोई बांध बनता है, वहाँ से हटाया जाता है, खनन के नाम पर जमीन आदिवासी की ली जाती है। तो अभी हसदेव का जंगल देख रहे हो आप, या कितने लोगों के साथ ये हो रहा है। मतलब आदिवासियों के साथ में हर दिन अत्याचार होता है, तो सरकारों को कभी लगता नहीं किसी इंसान के साथ हुआ है। लेकिन शहर के अंदर एक छोटे से जानवर के ऊपर भी अत्याचार होता था। हजारों संगठन सड़कों पे होते हैं, हजारों मीडिया एक साथ दिखाती है। आदिवासियों की ज़िंदगी के बारे में कोई सोचता नहीं है। इनके आज भी हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, मेरे मीडिया बंधु साथी जाते होंगे, जो देश का चौथा स्तंभ है। और आज मीडिया की हालत भी ये है कि वो पहले छप कर बिकता था और आज अधिकतर बिक कर छप जाते हैं। तो आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे गाँवों में देखते होंगे, आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता है आदिवासी। एक तरफ हम कहते हैं इस देश का मूल मालिक है, 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और वही मालिक आज ऐसी हालात में जी रहा है
कि 2-2, 3-3 किलोमीटर कभी अखबारों में तस्वीरें देखते रोना आता है कि कोई बीमार हो जाता है उसको घाट पे पकड़ के ले जा रहा है। किसी के गांव में आज तक स्कूल नहीं है, कहीं रोड नहीं देखी हुई है, पानी के लिए 3-3 किलोमीटर कोई मटका लेके जा रहा है। ये हालात है। और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो कोई ध्यान देने वाला नहीं, शिक्षा के नाम पर ध्यान देने वाला नहीं। इन हालातों से आज भी आदिवासी जूझ रहा है। आज इस समाज में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के साथ आए दिन जातिगत अपमान होता है, किसी के साथ में इस तरह से अपमान होता है कि किसी को मुँचे रखने पे मारा जाता है, तो किसी को मटके पे पानी छूने पे मारा जाता है, तो किसी को खाट में बैठने से मारा जाता है। कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वही सरकारें वोट लेने के टाइम पे आदिवासियों के घर पे खाना खाने आ जाएगी और वोट के बाद में उनको लात मार कर दूध काटती है। इसीलिए हम लोगों को लगा कि हमारे अधिकारों के लिए हमें एक स्वतंत्र आवाज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही वोटों से, हमारा ही वोट से जीतने वाला व्यक्ति हमारा ही होता है, लेकिन जीतने के बाद में वो किसी और का होता है और किसी और के इशारों पर काम करता है। उसको हाईजेक कोई और करता है और निर्णय कोई और करवाता है, उसके फैसलों पर रहता है। इसलिए कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो हाईकमान के माध्यम से टिकट लेके आएगा, हमारी व्यवस्था में धरातल से टिकट मिलेगी। तब जाकर यह व्यवस्था इसलिए बनाई कि आज मैं जो विधायक बना हूँ, मेरे वहाँ की जनता ने मुझे बनाया है और वहाँ की जनता ने बनाया है, तो मैं जनता का उत्तरदायित्व हूँ। यदि मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी जनता टिकट काटेगी और उनके अंदर अगर वो बोलेंगे आदिवासी के लिए तो उनका हाईकमान टिकट काटेगा। ये फर्क है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा का बेटा राजा न बनेगा। जी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो असली हकदार है वह बिल्कुल, जो असली हकदार है वही आपका सेवक बनेगा। और हमने पहले दूसरों के महलों में जाकर गुलामी किया करते थे, दूसरों के महलों की झंडियाँ उठाते थे। अब हमने ये ठान लिया है, हम अपनी झोंपड़ी के राजा खुद हुआ करेंगे। मैं आपके जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा कि थावरचंद डामोर विधायक बनने से पहले